बच्चों, मैं सुनील कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, दौलतपुर, मैनपुरी। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा एवं विश्वास करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे हैं। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो दूसरी पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2, इसके अंतर्गत पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसके अंतर्गत भाग 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोग जो भाग 1 वीडियो था उसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में, उसके बाद जो परिवहन के साधन उनका वर्गीकरण और फिर स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के बारे में जाने। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में जल परिवहन के बारे में, वायु परिवहन, संचार सुविधाओं के बारे में, संचार के साधनों के बारे में, व्यापार के बारे में, इसके बाद पर्यटन एक व्यापार के रूप में इसके बारे में पढ़ेंगे और बाद में अंत में परीक्षोपयोगी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले हम लोग बात करते हैं जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन का एक प्राचीन और सस्ता साधन है, जो या रेलवे है या वायु परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन। इससे पहले सड़क परिवहन के बाद अगर परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो वह है जल परिवहन। लंबी दूरी के सागरीय यात्राओं को पहले जल परिवहन के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। एक देश से दूसरे देशों में व्यापारी और जो नाविक थे वह सागरीय मार्गों के द्वारा ही आते थे। बच्चों, यह जो जल परिवहन है भारी एवं बड़ी वस्तुओं, बड़ी बड़ी मशीनों, जहाजों आदि को ढोने के लिए तथा पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जल परिवहन को 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक तो वह जो देश के अंदर, जिसे हम अंतः स्थलीय जल परिवहन के रूप में जानते हैं। इसमें देश के आंतरिक भागों में नहरों द्वारा, नदियों द्वारा, झीलों द्वारा, नाव, स्टीमरों और कुछ बड़ी जहाजों द्वारा यातायात संबंधी सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं। और दूसरा सागरीय परिवहन या समुद्री परिवहन। बच्चों, भारत में जो अंतःस्थलीय जल परिवहन की बात करें तो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है। भारत के कुछ भाग में हल्दिया से इलाहाबाद तक या हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी के सहायक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के नाम से जानते हैं, जल परिवहन के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। दूसरा सदिया से धुबरी तक, असम के सदिया से धुबरी तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। सरकार द्वारा योजना है कि बांग्लादेश से कुछ समझौता करके इसको जो यह पहला जलमार्ग है और दूसरा जो जलमार्ग है इसको जोड़ दिया जाए उसी तरह। इसके साथ केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी
जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है कुछ पांडिचेरी में। उसके बाद पूर्वी तटीय नदियों, ब्राह्मणी नदी यहाँ पे भी कुछ जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भी देश के कुछ अलग अलग भागों में बड़ी बड़ी नहरों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों, बात अब करते हैं सागरी परिवहन की। तो भारत का जो ये तट सीमा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक यह लगभग 7,516 किलोमीटर है। और इस पर जो परिवहन के लिए केंद्रों का विकास किया गया है, जहां से जहाज पर सामान चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। ऐसे जगह को हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं। बच्चों, कुछ भारत के 12 बंदरगाह हैं, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। बात करते हैं कांदला बंदरगाह की। तो कांदला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद इसको बनाया गया। कराची जो पत्तन पाकिस्तान में चला गया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, तथा मुंबई जो पत्तन है, इससे व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। बच्चों, इस बंदरगाह को अब पंडित दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वारी पत्तन है। इसका जो एक पृष्ठ प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों और जो खाद्यान्न है उनका यह निर्यात करता है, आयात करता है। बच्चों, इसके बाद मुंबई की बात करें। मुंबई भारत का एक प्रमुख और बृहत्तम पत्तन है। इसके प्राकृतिक खुले और विस्तृत सुचारू पोताश्रय हैं। इसका जो है पृष्ठ प्रदेश समस्त मध्य भारत। इसके बाद नौवा सेवा एक नया बंदरगाह बनाया गया। मुंबई पत्तन के जो लोड था, भार था, इसको कम करने के लिए मुंबई के पास ही एक नौवा सेवा करके पत्तन बनाया गया। इसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इसके बाद गोवा में मारमा गोवा एक पत्तन है, जिससे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक के न्यूमंगलुरु एक पत्तन है, जहां से कर्नाटक के लौह अयस्कों और गर्म मसालों का निर्यात किया जाता है। बच्चों, बात करते हैं अब केरल में कोचीन की। कोचीन भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है। यह एक लेगून मुहाने पर स्थित है, जो प्राकृतिक पोताश्रय उपलब्ध कराता है। इसके बाद तमिलनाडु में तूतीकोरिन की, यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इसके बाद बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई पत्तन देश का प्राचीनतम और कृत्रिम पत्तन है। मतलब इस पत्तन का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो भी पोतों के रुकने का जगह है, पोताश्रय है, उसका निर्माण किया गया है। व्यापार की दृष्टि से मुंबई के बाद चेन्नई दूसरे स्थान का व्यस्तम पत्तन है। बच्चों, बात करते हैं विशाखापट्टनम की। यह अस्तर से घिरा, गहरा और सुरक्षित पत्तन है। यह भी एक प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन का जो विकास है वह लौह अयस्क के निर्यात के लिए किया गया। यहाँ से आज बड़े पैमाने पर आयात निर्यात किया जाता है। बच्चों, अब आगे देखते हैं उड़ीसा में पारादीप का विकास भी लौह अयस्क के निर्यात के लिए किया गया। बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता एक स्थलीय पत्तन है, स्थलीय नदी पत्तन है। गंगा की जो सहायक नदी हुगली, उसके किनारे यह पत्तन विकसित है। ज्वारी पत्तन है यह, इस कारण इसे नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो
कोलकाता बंदरगाह पे जो भार था और बड़े जहाजों के न जाने के कारण इसके पास से सागर से लगा हुआ यहाँ पे हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया। बच्चों बात करते हैं वायु परिवहन की। आप लोगों को इन जो पत्तन है इनके बारे में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। परीक्षा में इन पत्तनों के बारे में पूछा जा सकता है, मानचित्र में भरने को आ सकता है। बच्चों बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, ऊंचे पर्वतों, मरुस्थल, घने जंगलों, लंबे सागरीय रास्तों को बड़ी सुगमता से पार किया जा सकता है। बच्चों वायु परिवहन को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। घरेलू विमानन सेवा और अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा। बच्चों 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात जो प्राइवेट पहले वायु परिवहन था उसको सरकार ने अपने अधीन कर लिया। बच्चों जो इसके लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो जिम्मेदार सरकारी कंपनी है उसे एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। एयर इंडिया या घरेलू और विदेशी दोनों तरह की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके बाद कुछ पवन हंस एक विमान सेवा है, पवन हंस लिमिटेड। यह जो कंपनी है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को और उसके अपतटीय यानी सागर के किनारे वाले भागों में तथा जो दुर्लभ क्षेत्र हैं वहां पे हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। बच्चों भारत में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इन्हें दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। ये पालम में स्थित है। दूसरा कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, यह दमदम में स्थित है। मुंबई में जो एयरपोर्ट है वह छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सांता क्रूज में है। चेन्नई में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे चेन्नई के नाम से ही जानते हैं, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से, जो अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। बच्चों ये जो जल परिवहन और वायु परिवहन है इनका जितना अधिक विकास होगा उतना ही अधिक व्यापार को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बच्चों हम बात करते हैं संचार सेवाओं। संचार सेवाएं बच्चों मानव सभ्यता के विकास के साथ ही
संचार के माध्यमों का विकास हुआ, किंतु आधुनिक समय में जो संचार के साधन हैं इनका तेजी से विकास हुआ। पहले जो संचार के साधन थे वे काफी सरल थे, जैसे डाक के द्वारा या कुछ और जो तरीके थे, लेकिन आज जो संचार के साधन हैं काफी जटिल हो गए, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा, डाक, मैगजीन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड आदि जो संचार के साधन हैं, इनसे विश्व के दूसरे भागों से भी लोगों में काफी जुड़ाव हुआ है। भारत का जो संचार तंत्र है वो काफी विस्तृत है। बात करते हैं डाक व्यवस्था की। तो भारत की जो डाक व्यवस्था है यह काफी महत्वपूर्ण है, दुनिया का बेहतरीन डाक व्यवस्था में से एक है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। बच्चों, अब डाक व्यवस्था ने नकदी जमा और डाक पेमेंट बैंक की भी शुरुआत कर दी है। तो समय के हिसाब से डाक जो व्यवस्था है वह अपने आप को अद्यतन कर रहा है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की बात की जाए तो यह अग्रणी है। आज भारत का अधिकांश गांव, दूर दराज का गांव भी मोबाइल सेवा से, एसटीडी सेवा से, ब्रॉडबैंड से जुड़ रहा है। वर्तमान जो सरकार है इसकी भी योजना है डिजिटल इंडिया बनाने की। डिजिटल इंडिया जो है वह संचार के सेवाओं के, संचार के साधनों के आधुनिकीकरण से ही संभव होगा। बच्चों, इन संचार के सेवाओं के विस्तार से ही देश में या दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हालात हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उसके बारे में जाना जा सकता है और उन्हीं के द्वारा ही चाहे परिवहन के साधन हो, विभिन्न परिवहन के साधनों का जो संचालन है वह ठीक ढंग से हो सकता है। व्यापार संबंधी जो गतिविधियां हैं उसको ठीक ढंग से संचालित किया जा सकता है। बच्चों, अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार जब दो या दो से अधिक लोगों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे व्यापार के नाम से जानते हैं। और जब यह व्यापार किसी देश की सीमा के अंदर हो, किसी देश की सीमा के अंदर हो तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। और यही जब देश की सीमा के बाहर हो तो उसे विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में जानते हैं। बच्चों, ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है यह इस बात का सूचक है, अगर किसी देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक है तो इस देश का इस बात का सूचक है कि वो उस देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक गतिविधियां अच्छी हैं, वहाँ पे जो अन्य साधन है इसको सपोर्ट करने वाले वो काफी अच्छे हैं। और इसी कारण इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर मीटर भी कहा जाता है। बच्चों, जो विदेशी व्यापार है, हम यहाँ बात करेंगे विदेशी व्यापार की, क्योंकि विदेशी व्यापार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की प्राप्त होती है और इससे देश को ज्यादा संपन्नता, ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूती, समृद्धता प्राप्त होती है। तो विदेशी जो व्यापार है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार है इसके दो घटक हैं। इसके दो घटक हैं।
एक है आयात और दूसरा है निर्यात। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब हम किसी वस्तु या सेवा को दूसरे देशों से मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा अगर हम कहें कि जब हम किसी वस्तु या सेवा को दूसरे देशों को भेजते हैं तो उसे निर्यात करते हैं। बच्चों आप एक उदाहरण से इसे आप समझिए कि अगर हम खनिज तेल बाहर के देशों से मंगाते हैं तो हम क्या किए, खनिज तेल का आयात किए। और अगर हम लौह, कोयला आदि का अपने देश से दूसरे देशों में भेजते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, जैसे भारत से जापान को भेज दिए, तो ये क्या हुआ कि हमने लौह का निर्यात किया। ठीक है, तो ये जो आयात और निर्यात का जो अंतर है उसे व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। आयात और निर्यात का जो अंतर है वह है व्यापार संतुलन। और जब व्यापार जो संतुलन है यह आयात और निर्यात का अंतर है। जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो, जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक होगा तो उसे हम कहेंगे प्रतिकूल व्यापार। प्रतिकूल व्यापार, प्रतिकूल व्यापार में क्या होगा, आयात अधिक होगा किससे, निर्यात से। और अनुकूल व्यापार क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें आयात जो है कम होगा, निर्यात अधिक होगा। निर्यात अधिक होगा तो यह अनुकूल व्यापार, जब आयात अधिक होगा या निर्यात कम होगा तो यह प्रतिकूल व्यापार। बच्चों यह आवश्यक है कि आयात में बढ़त हासिल किया जाए। जब आयात में बढ़त हासिल होगा तभी हमारा व्यापार समृद्ध होगा। इसके लिए हमें अपने संसाधनों को विकसित करना होगा, ऐसी पर्यावरण का विकास करना होगा, ऐसे आर्थिक पर्यावरण का विकास करना होगा जिससे उद्योग धंधों में बढ़ोतरी हो, निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी हो, ताकि हम कच्चे माल का निर्यात न करके हम कच्चे माल का आयात करें, उसका दूसरा रूप परिवर्तित करें, उससे कुछ दूसरा औद्योगिक उत्पाद तैयार करें और फिर तैयार माल का हम जब निर्यात करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा और देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। बच्चों बात करते हैं विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात की प्रमुख मदों के बारे में। जो आयात की प्रमुख मद है उसमें खनिज तेल, खाद्य तेल, औषधियां, भारी मशीन और निर्यात जो हम अपने देश से दूसरे देशों में भेजते हैं उनकी प्रमुख मदों के बारे में बात करें तो रत्न एवं आभूषण, चाय, मसाले,
AD में फर्स्ट, आदि। बच्चों, ये कुछ आयात और निर्यात के मदे हैं, इन्हें हमें देखने की जरूरत है और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि भारत विकल्प में भी पूछा जा सकता है भारत की आयात कीमत क्या है, निर्यात कीमत क्या है। बच्चों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के रूप में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। बच्चों, अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग के बारे में। पर्यटन के बारे में तो भारत में पर्यटन पिछले कुछ दशकों में काफी तेजी से बढ़ा है। लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत की समझ और समृद्धता को प्रदर्शित करता है। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेकों परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जैसे बौद्ध सर्किट का विकास, देश में बौद्ध सर्किट के विकास को बल दिया जा रहा है ताकि बौद्ध कंट्री के लोग हैं वो भारत में आए। बच्चों, इन सब संभावनाओं के साथ भी जो देश में अविश्वास का माहौल पनप रहा है स्त्री सुरक्षा के प्रति, इससे निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को बचाने की आवश्यकता है। बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कुछ परीक्षा संबंधी प्रश्नों के बारे में। तो इसमें जो परीक्षा संबंधी प्रश्न है वह जल परिवहन से संबंधित भारत के 2 जल प्रमुख आंतरिक जल मार्गों के बारे में पूछा जा सकता है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, उनका देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है इसके बारे में। वायु परिवहन की बात करें तो भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पूछा जा सकता है। संक्षिप्त टिप्पणी की बात की जा सकती है। संचार के साधन प्रमुख कौन कौन से इनके बारे में पूछा जा सकता है। साथ में व्यापार में आयात क्या है, निर्यात क्या है, आयात कीमतें, निर्यात कीमतों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो पर्यटन उद्योग है इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाए। बच्चों, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो के द्वारा इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वह समझ में आए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो भी समस्याएं हैं वह सॉल्व हुए होंगे। बच्चों, आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, ध्यान से पढ़ाई करें। याद रखें, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। धन्यवाद।